कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या है? जैसा कि आपको इसका अगर आप डेफिनेशन भी चेक करो कंसिस्टेंसी का, अगर आप डेफिनेशन भी चेक करो कंसिस्टेंसी का, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा रहने वाला, चेंज ना होने वाला। तो इसी वर्ड से इस कंसेप्ट का मीनिंग बना। इस पैरे में इसका मीनिंग और नीड मेंशन है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जैसे एक थ्योरी याद करने के लिए होना चाहिए। तो मैं कुछ बोल रहा हूं, इसको कुछ माउल्ड करके लिखवाऊंगा, तो आप एक बार कॉपी पेन निकाल लो बेटा। तो टेक आउट कॉपी पेन, मैं बोल रहा हूं उसको लिखना है बेटा। जो मैंने पिछले लेक्चर का वीडियो अपलोड किया था वो इनकम्प्लीट था, उसमें कुछ चीजें छूट गई थी, तो आज मैंने वो वीडियो दोबारा अपलोड किया, दैट इज कंप्लीट। और ये जो कंसेप्ट्स मैं पढ़ा रहा हूं, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, जो कन्वेंशंस हैं, दे आर नॉट इजी टू लर्न बट दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। इनको समझना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ता है, समझ में आने के बाद उसको रिटेन करना इजी है। हाँ, एक प्रैक्टिस में रखना जरूरी है, महीने में एक बार उसको आप रिवाइज जरूर करेंगे पूरे साल, और ये जिंदगी भर काम आने वाले हैं। हालांकि इनमें प्रॉब्लम्स भी आती है बच्चों को कि समझ नहीं आया या जो भी है, वो प्रॉब्लम की एक वजह होती है कि अगर हम गैप कर दें, मान लो मैंने कोई चीज आज पढ़ाई है और आपने 2 दिन बाद उसको पढ़ के देखा, तो भी ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। सब चीज को अवॉइड करके जिस दिन पढ़ाया जाए उसी दिन, लेक्चर के बाद उसी दिन आपको इसको अच्छे से दोबारा पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद उसको लर्न भी करना है, ठीक है। और लिखना कितना है, लर्न कितना करना है, वो मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के बारे में लिखो। दिस प्रिंसिपल, या लिखो दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन्स, this concept explains that, फिर मैं यहां से लूंगा अकाउंटिंग पॉलिसीज, मैं बोल रहा हूं आप लिखते रहो, देखने की नीड भी नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस followed by enterprises should be uniform and consistent over the period. फुल स्टॉप। पहले मैं इतने का मीनिंग बताऊंगा, फिर आगे लिखवाऊंगा। देखो, अगर कोई बिजनेसमैन किसी चीज का कोई ट्रीटमेंट फॉलो करता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये जो डेप्रिसिएशन वर्ड आपने सुना है, डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये तो जब हमारा एक डेप्रिसिएशन नाम का चैप्टर भी है उसमें कवर करेंगे। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। डेप्रिसिएशन एसेट्स पर लगता है, एसेट्स की वैल्यू में जो डाउनफॉल आता है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और जब डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के देयर आर many methods, but in your syllabus there are 2 methods: straight line method, straight line method लिखना नहीं है, सुन लो, and diminishing balance method, ठीक है, diminishing balance method। अब बिजनेसमैन या तो अपनी मर्जी से चूज करता है या लीगल कंपल्सन के हिसाब से चूज करता है।
अगर वो अपनी मर्जी से यूज करता है तो वो स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग में से कुछ भी चूज कर सकता है। उसने अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करा 1 साल और अगले साल उसने बदल के बिना किसी खास रीजन के उसने मेथड चेंज कर दिया और डिमिनिशिंग मेथड यूज कर लिया, तो इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करता है ये कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है कि अगर आपने एक बार कोई मेथड या पॉलिसी अडॉप्ट कर ली तो उस मेथड को बिना किसी वजह के आप उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक कि लीगली कंपलसरी ना हो आप अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। दिस कंसेप्ट टेल्स ओनली दिस थिंग, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनके अंदर हमारे पास 2 या 3 ऑप्शन होते हैं और हम एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं, तो फिर ओवर द पीरियड उसी ऑप्शन को अडॉप्ट करना पड़ता है। फिर हम ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन को चेंज करेंगे तो हमारे प्रॉफिट का, बिजनेस का जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा, और जब रिजल्ट चेंज होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब कि रिजल्ट इस वजह से चेंज हो रहा है कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है, जबकि रिजल्ट अगर चेंज होता है तो इस वजह से होना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस चेंज हो रही है, हमारी सेल्स चेंज हो रही है, तब तो मैं कहूँ भी रिजल्ट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, इस वजह से। तो जो आपने लिखा उसके बाद लिखेंगे, फुल स्टॉप करने के बाद लिखेंगे उसके बाद आप ये लिखेंगे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। जितना मैंने हाईलाइट किया है वो लिख लो आप, क्योंकि आप फिर जज नहीं कर पाओगे कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। और लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाना है, कोमा लगाना है। लिख लो बेटा। The accounting information provided by the financial statements would be useful in drawing conclusions एक काम करो, होल्ड करो 1 मिनट। यहां पर when it allows comparisons, यानी कि जब हम कंपैरिजन कर सकें तभी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ओके हैं। अब इसके बाद लिखें कोमा, फिर लिखेंगे दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन, ये लिखो दिस कैन बी पॉसिबल कोमा करके सेंटेंस कंटिन्यू करना है। This can be possible only when, this can be possible only when same, अब मेरी तरफ से लिखो same accounting practices are adopted बस इतना बहुत है।
नेक्स्ट कंसेप्ट, मेरा फेवरेट कंसेप्ट है ये, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म ऐसा लगता है कि कंजर्वेटिज्म शब्द देखो आप, अगर इसका मीनिंग देखो तो ओल्ड फैशन, पुरानी बातों को मानने वाला। लेकिन यहां पे ये वर्ड क्यों यूज हुआ कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म का मतलब ये भी कह सकते हैं जो सेफ पॉलिसी खेलता है, अपने आप को सेफ रख के चलता है, वो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट फॉलो करता है। मैं अकाउंटिंग के सेंस में बोलूंगा, अभी आपको समझाऊंगा। इसका दूसरा नाम भी है प्रूडेंस। प्रूडेंस कंसेप्ट। चलो पहले मैं समझा दूं, फिर मैं टिक कराऊंगा। पहले समझ लो बेटा, लिखना नहीं है अभी। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है बेटा अकाउंटिंग के अंदर, देखो पहले समझना है, ठीक है? हमें फ्यूचर में भाई हम सोच रहे हैं, हम अपनी पॉलिसीज को देख रहे हैं, हम अपने बिजनेस को देख रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में मुझे गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जब मैं गेन के बारे में सोचता हूं तो मेरा चेहरा खिल जाता है, जब मैं लॉस के बारे में सोचता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं। तो ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या है? ज्यादा सिग्निफिकेंट ये नहीं है कि अगर फ्यूचर में गेन होने वाला है तो अभी से एंजॉय करना शुरू कर दो। अगर फ्यूचर में गेन होने वाला है तो अभी से एंजॉय करना स्टार्ट कर दो। दिस इज नॉट ए गुड सेंस, ठीक है? लेकिन अगर फ्यूचर में लॉस होने के चांसेस हैं, अगर फ्यूचर में लॉस होने की उम्मीद है, तो उसके लिए पहले से प्रोविजन बना के चलो। उसके लिए पहले से आप सेफ होके चलो कि फ्यूचर में अगर गेन हो या ना हो, ठीक है ना, आप स्टेबल भी रहोगे तो भी आपको इतना दुख नहीं होगा। लेकिन अगर फ्यूचर में लॉस हो गया, अगर फ्यूचर में लॉस हो गया तो आपको सेटबैक लगेगा। तो कंजर्वेटिज्मली यानी कि सेफ पॉलिसी अगर खेलनी है तो उसका तरीका यही है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को पहले से बचा के चलो। अगर लॉस नहीं बच सकता है तो कम से कम जो इससे हमें झटका लगेगा वो इतनी तेज ना लगे, उतनी तेज ना लगे जितनी तेज लगना चाहिए। मैं एग्जांपल एक और दे रहा हूं, झटके से बचने का एग्जांपल दे रहा हूं। आप स्कूटर पे जा रहे हैं और सड़क पर स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, कभी कभी गड्ढे भी आते हैं, ठीक है? तो आप स्कूटर, एक्टिवा, बाइक कुछ भी लेके जा रहे हैं बेटा, जब हमारे स्पीड ब्रेकर आते हैं या गड्ढा आता है तो हमें झटका लगता है, हमारी बैक में, कमर में प्रॉब्लम आती है, ठीक? उस झटके से अब मैं ये बात कर रहा हूं कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंजर्वेटिज्म ना तो इस स्पीड ब्रेकर को तोड़ सकती है, अगर मैं बिजनेस को देखूं, ना इस गड्ढे को फिल कर सकती है। वो तो आपको एक बहुत शानदार शॉकर प्रोवाइड कर सकती है। अगर आपके एक्टिवा में, बाइक में शॉकर है तो गड्ढे तो आएंगे, स्पीड ब्रेकर भी आएगा, लेकिन आप पर उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना पड़ सकता था। यानी कि आप झटकों से बच गए, गड्ढे आए, स्पीड ब्रेकर आए, लेकिन आपको आपकी कमर को झटका नहीं लगा। दिस इज द पॉलिसी ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए पहले से प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले गेन्स के लिए पहले से कोई प्रोविजन नहीं करना चाहिए।
यही हमारी कंजर्वेटिज्म पॉलिसी है। ठीक है, तो इसको जो मैंने नाम दिया वो दिया प्रोवाइडिंग शॉकर पॉलिसी। प्रोवाइडिंग शॉकर पॉलिसी। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या है? आपको शॉकर प्रोवाइड करता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बनाना है आपको रूल कॉपी के अंदर। अभी मैंने मीनिंग नहीं लिखवाया, लेकिन कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट लिख के प्रूडेंस कंसेप्ट भी लिखना है आपको हेडिंग के अंदर ही, और उसके नीचे पहले डायग्राम बनाएंगे सारा, और उसके बाद ही आप लिखेंगे जो मैं हाईलाइट करूंगा। जितना हाईलाइट कर रहा हूं उतना ही लिखना है, चाहे आप इसको अभी मैं पूरा हाईलाइट कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना फिर लिख लेना। मुझे इसमें अगर ढंग का मीनिंग लगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं खुद लिख पाऊंगा। मजा नहीं आया। लिखा बहुत अच्छा है, लेकिन एज ए मीनिंग अगर आप कुछ लर्न करने लगो तो इसके अंदर आपको लाइंस नहीं मिलेंगी। ठीक है, मैं लिखवाता हूँ। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म, आप पूरा लिखेंगे बेटा। कंसेप्ट प्रोवाइड, या एक मिनट, ए बिजनेस शुड प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर expected losses, not for future gains। फ्यूचर गेन्स के लिए आपको सोचना भी नहीं चाहिए, कोई अकाउंटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई लॉस एक्सपेक्टेड है तो उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना लेने चाहिए। This concept states that in no condition, किसी भी कंडीशन में our profits should be overstated। किसी भी कंडीशन में हमारा प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, making provisions
डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि ऐसा कर्जा जिस पे डाउट है मुझे कि मैंने 1 लाख का गुड्स उधार बेचा है जिसमें से मुझे उम्मीद है कि 5% पैसा डूब सकता है। ऐसे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मैं एक्सपेक्ट कर लेता हूं, उम्मीद कर लेता हूं, तो उसके लिए पहले से ही मैं अपने प्रॉफिट में से प्रोविजन बना के चलूंगा। अभी प्रोविजन कैसे बनेंगे, इसका अकाउंटिंग क्या होगा, या आने वाले चैप्टर्स में सीखोगे। दूसरा एग्जांपल, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ मार्केट वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट। यानी कि स्टॉक की हमें 2 प्राइस पता है, एक तो हमें पता है हमें कितने का पड़ा कॉस्ट, और दूसरा प्राइस हमें पता है उसकी मार्केट वैल्यू, ये कितने का बिक जाएगा। इन दोनों में जब कम वैल्यू होती है हम उसी पर अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से करते हैं कि किसी भी कंडीशन में हम स्टॉक को बढ़ा चढ़ाकर ना लिखें। अगर मुझे 10 का पड़ रहा है और आज मार्केट में 9 का बिकेगा, अगर मैं उसे 10 का दिखाने लगूं तो उसकी एक्चुअल कीमत तो 10 है ही नहीं, जब बिकेगा ही 9 का वो, तो मैं अपने प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर रहा हूं ना। अगर मैंने अपने स्टॉक को बढ़ा के दिखा दिया तो ये गलत हो जाएगा। और अगर मार्केट वैल्यू 11 है और कॉस्ट उसकी 9 है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में भी बिक सकता है 11 का, बिका तो नहीं है ना अभी, तो मुझे पर 9 का रहा है तो मैं 9 दिखाऊंगा। इसका मतलब ये कि चाहे कंडीशन कुछ भी हो जाए, मुझे स्टॉक को कम वाली वैल्यू पर ही दिखाना है। मैं अपने आप को ज्यादा गलत फहमी में नहीं डाल सकता, मुझे अपने को ओवरस्टेट नहीं करना है। यही इस कंसेप्ट का प्रिंसिपल है, ठीक है ना। इसलिए इसे कंजर्वेटिज्म पॉलिसी या सेफ पॉलिसी भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। अच्छे से नोट कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सर अगर हमें पता हो कि हमारा जो मार्केट वैल्यू पे प्राइस बिकेगा वो गेन पे बिकेगा, तो भी सर हमें लॉस नहीं दिखाना है। हाँ, अगर वो बिक गया तब तो वो सेल्स में आ जाएगा। अगर वो बिका नहीं है और हमें खाली उम्मीद है कि वो बिकेगा, तब भी हम उसे कॉस्ट पे दिखाएंगे, मतलब कम पे दिखाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैटेरियलिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ये बोलता है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उसके अंदर मैटीरियल इंफॉर्मेशन दिखाई जानी चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातें। इसका मतलब ये होता है बेटा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चलो, एक खर्चे का नाम है स्टेशनरी। जब हम अपने ऑफिस के लिए स्टेशनरी परचेज करते हैं तो हम क्या लेते हैं अपने ऑफिस के लिए? पेन। 10-10 रुपए वाले 2 पेन ले लिए हमने, ठीक है। और सपोज एक हमने स्केल ले लिया, स्केल भी परचेज करा हमने, वो 10 रुपए का एक है, वो एक ले लिया, खर्चा हो गया 20 रुपए, यहाँ खर्चा हो गया 10 रुपया। और पेपर और कार्बन, मतलब पेपर एक्सेट्रा भी हमने लेना पड़ा, हमें शॉप पे जरूरत पड़ता है, 100 रुपए का हमने वो ले लिया। और अदर मटेरियल्स 50 के हमने अदर मटेरियल ले लिए स्टेशनरी के, ठीक है। टोटल खर्चा स्टेशनरी का है 20 और 10 30 80 180 रुपीज, ठीक है। अब पहली बात तो वो ये बोल रहे हैं कि आप हर खर्चे को अलग दिखाओ। मान लो कि मैंने 20 रुपए के पेन लिए, 10 रुपए का स्केल लिया और 100 रुपए के पेपर लिए, 50 रुपए का अदर चीजें ली, अदर चीजों के नाम बताओ। तो दिस इज नॉट मटेरियल फॉर इंटरेस्टेड पार्टीज। जो यूजर्स हैं, जो हमारा ऑनर है या शेयर होल्डर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं या रिसर्चर हैं, उनको इस बात से बहुत ही रेयर इफेक्ट पड़ेगा कि आपने पेन कितने का लिया, स्केल कितने का लिया। उनको तो इस बात से मतलब है कि आपका टोटल खर्चा कितना है। और टोटल खर्चे में भी आप अलग से दिखा तो रही हो कि स्टेशनरी 180 की आपने परचेज करी है, तो हर चीज को अलग से दिखाना जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट मटेरियल, यानी कि ये हमारे डिसीजन पर कोई मैटर नहीं करता। मैटर से भी ये मटेरियल वर्ड बना है। आप कभी इस मटेरियल को उससे सोचो कि फिजिकल चीजें, जैसे कि
स्टील मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, ना, वो चीज नहीं है, ये साइंस नहीं चल रही है, कॉमर्स चल रही है। ये मटेरियल का मतलब यहाँ पर मैटर से है कि उनके डिसीजन पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उनकी डिसीजन मेकिंग पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जो चीजें उनकी डिसीजन मेकिंग पर इफेक्ट डालेंगी, उनके डिसीजन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, खाली उन्हीं चीजों को अलग से दिखाना चाहिए, बाकी चीजों को अलग से शो करने की हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नीड नहीं है। बस ये इस कंसेप्ट का मीनिंग है बेटा, ठीक है। दिस इज समवॉट अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर। बाकी दोनों में बात एक ही कही गई है। फुल डिस्क्लोजर में कहा गया कि सारी बातें शो करनी है, सारी की सारी मैटेरियल बातें शो करनी है जो इफेक्ट डालती है डिसीजन मेकिंग पे। और मैटेरियल कंसेप्ट में ये क्लासिफाई स्पेसिफाई कर दिया गया कि सिर्फ मैटेरियल चीजें ही दिखाई जानी चाहिए, फालतू चीजें अलग से नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है ना। मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, लेकिन आपको अभी लिखना नहीं है, सुन लो पहले ये देखो आप क्या है। The concept of materiality requires that accounting should focus on material facts। अलग से आप पेन दिखा रहे हैं, स्केल दिखा रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, एफर्ट्स वेस्ट हो जाती हैं, तो उस वेस्टेज से बचना है, ठीक है ना। अब ये हाईलाइट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, लिखने के लिए हाईलाइट नहीं कर रहा। जिन चीजों का हमारे इनकम के डिटर्मिनेशन से फर्क नहीं पड़ता कि उन चीजों को मैं अलग से क्यों दिखाऊं। मैं पेन दिखा रहा हूं, स्केल दिखा रहा हूं, पेपर दिखा रहा हूं, अलग से क्यों दिखाऊं। मैं सीधा स्टेशन लिख देता हूं 180, खर्चा तो 180 का ही हुआ ना। देखो इनमें बात तो अच्छी कर रखी है, पर इस कंसेप्ट के अंदर भी लिखने लायक कुछ बात नहीं आई। मतलब कि मैं आपको कहूं कि आप यही चीज लिख लो और यही चीज आप लर्न करो। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ये तो कॉमन हो गया, ओनली दोज थिंग्स should find a place in our financial statements which may affect the decision making of our valued users of accounting information। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे लेकिन उनको क्लब कर देंगे ना बेटा। जैसे मैंने स्केल पेपर का एग्जांपल लिया, पेपर को अलग से नहीं दिखाना, उसे मतलब नहीं है, उसे मतलब है कुल कितना खर्च हुआ। देखो यहीं पे यहाँ पे ये बात भी आई है, और नॉट शोन एज एसेट, ये बात भी आ रही है। जैसे आ गया स्केल है, ये अगर मैंने आयरन का स्टील का स्केल परचेज कर लिया तो ये कई साल चल सकता है अगर खोए ना तो लोग कहते हैं जो चीजें बहुत टाइम तक साथ देती हैं वो आपकी फिक्स सेट हो जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन इसकी कीमत इतनी छोटी है कि इतनी छोटे 10 रुपए की चीज को, मेरी लाखों रुपए की बैलेंस शीट है और मैं 10 रुपए के आइटम को अलग से एसेट के रूप, पेन स्केल पेपर, इनको एसेट के रूप में दिखा सकते, क्योंकि इसको मैं खरीदूंगा और छोटे से रुपए की चीज है, 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए, लाखों रुपए की बैलेंस शीट के अंदर इतने रुपए चीजों को अगर मैं एसेट मान के चलूं तो मेरी तो 1000 तो एसेट हो जाएंगी। इतनी सारी चीजों को दिखाना गड़बड़ हो जाएगी और डिसीजन मेकर्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इसलिए इन चीजों को क्लब करके खर्चों के रूप में दिखा दो, क्योंकि इनकी अमाउंट भी बहुत कम है। मटेरियल का मतलब यहाँ पर अमाउंट से भी है, एक लिटिल अमाउंट वाली चीज को, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वेटेज करके अपने अकाउंट्स में अलग से शो करना, ठीक है ना, दिस इज नॉट ए समझदारी। तो इसलिए मटेरियल इफेक्ट में ये बताया गया है। लास्ट कंसेप्ट है आज का ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट।
ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये बोलता है कि जितने भी हम अकाउंट बनाते हैं इस उद्देश्य से बनाते हैं कि हमारे बिजनेस की एक ट्रू एंड फेयर एंड लवली नहीं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर आए हमारे बिजनेस की। अगर उसके अंदर बायसनेस होने लगे, उसके अंदर फ्रॉड होने लगे, मिस्टेक्स ज्यादा होने लगे, तो हमारे अकाउंट्स बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए अपने ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर को प्रेजेंट करना। इसलिए इस कंसेप्ट का नाम ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट पड़ा। ठीक, इसमें जितना करना है हाईलाइट कर लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स दैट accounting transactions should be recorded in an objective manner, free from bias of accountants and others. Accountant या कोई भी biasness ना कर सके, bias of accountant and others, कोई भी पक्षपात ना कर सके। This can be possible। देखो अब biasness कैसे पहचानोगे, biasness हुई नहीं हुई, फ्रॉड हुआ नहीं हुआ, तो आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हर चीज का एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबके जैसे गुड्स खरीदा है, बेचा है, तो सबके बिल आपके पास होने चाहिए। उससे आप वेरीफाई कर सकते हो हर चीज को, हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हो कि ये हुई थी या नहीं हुई थी। तो दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन ईच ऑफ द ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स ऑफ वाउचर्स। बस इतना ही बहुत है इसका। रीडिंग तो आपको पूरे कंसेप्ट की लेनी है, रीडिंग तो पूरे कंसेप्ट की लेनी चाहिए। लर्न करने के लिए इतना ही बहुत है, एनफ। ठीक है ना। लर्न इतना कर लो, समझ लो पूरा, 2-3 बार पढ़ा करो अगर आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए तो।